नमस्कार दोस्तों। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम लाइब्रेरियन साइंस का ये लगभग कैटालॉजी का अगला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका जो शीर्षक होता है वो ये होता है कि पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूप। क्या है? पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूप। चैप्टर की जो आपकी हेडिंग है वो क्या है? पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूप। पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूप। अब देखो, इंग्लिश में इसको हम फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी, फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी, कैटालॉगी एंड ओपेक, कैटालॉगी एंड ओपेक। ठीक है, इसके बारे में पढ़े कि पुस्तकालय सूची का एक भौतिक स्वरूप क्या होता है। ठीक है, देखो, पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूप से तात्पर्य होता है सूची के बाहरी स्वरूप से। ठीक है, इस भौतिक स्वरूप से तात्पर्य क्या होता है बताओ? भौतिक स्वरूप का मतलब होता है एक बाहरी स्वरूप। हम एक बाहरी स्वरूप की बात करेंगे, है ना। जो बाहरी स्वरूप होता है आपका, उस बाहरी स्वरूप की बात करेंगे, पुस्तकालय स्वरूप। ठीक है, अब बाहरी स्वरूप क्या होता है? बाहरी स्वरूप का मतलब होता है कि उसका आकार किस प्रकार से देना है ना। याद रख लेना, उसकी रूपरेखा किस प्रकार की देनी है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, पुस्तकालय सूची का एक बाहरी जो स्वरूप होता है, मान के चलो इसका रूप कैसा होगा। ठीक है, बाहरी जो स्वरूप है इसकी बनावट कैसे होगी। देखो, बनावट प्राचीन समय से ही इसकी पकी हुई ईंटों से हम पुस्तकालय सूची की बनावट करते आ रहे हैं। प्राचीन काल से यही सिस्टम था, पंजी स्वरूप, कार्ड स्वरूप और अब कंप्यूटरीकृत रूप में बदल गया। देखो, पहले हम इसका जो भौतिक स्वरूप तैयार कर रहे थे, पहले किससे कर रहे थे? ईंटों से। फिर किससे किया हमने भाई साहब? पंजी। किससे? पंजी स्वरूप आया, फिर अपना एक कार्ड स्वरूप आया, उसके बाद भाई साहब आपका कंप्यूटरीकृत स्वरूप, फिर ये एंड में वर्तमान समय में किस में बदल गया भाई साहब? एक कंप्यूटरीकृत स्वरूप में ये बदल गया। ठीक है, पहले ये ईंटों से बना, फिर पंजी से, फिर कार्ड के द्वारा, और फिर ये कंप्यूटर में बदल गया। ठीक है, मतलब कार्ड में क्या करते थे? एक रिकॉर्डिंग की जाती थी। ठीक है, चलो अब देखो, पुस्तकालय सूची का एक जो भौतिक स्वरूप है वो कौन कौन सा है। पुस्तकालय सूची के जो भौतिक स्वरूप है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो भाई साहब परंपरागत स्वरूप होता है और एक अपरंपरागत स्वरूप होता है। अपरंपरागत स्वरूप होता है। देखो, परंपरागत स्वरूप में क्या है और अपरंपरागत स्वरूप में क्या है। परंपरागत जो स्वरूप है आपका, ये 3 प्रकार का होता है, जबकि अपरंपरागत जो स्वरूप है ये 5 प्रकार का होता है। परंपरागत स्वरूप में कौन कौन से प्रकार होते हैं? जैसे सबसे पहला प्रकार होता है पुस्तक और पंजिका। क्या होती है? पुस्तक और पंजिका होती है। अब देखो, इसमें एक चीज हमेशा याद रख लेना, रजिस्टर फॉर्म, इंग्लिश इसकी याद रख लेना, है ना, क्योंकि वहां एग्जाम में इंग्लिश ही आती है ज्यादातर। रजिस्टर फॉर्म। ठीक है, दूसरा इसका प्रकार है पुलिंदा नुमा स्वरूप। क्या है? एक पुलिंदा नुमा स्वरूप है। अब पुलिंदा नुमा स्वरूप को इंग्लिश में बोलेंगे एक सी फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक सी फॉर्म में इसको बोला जाता है। अगला इसका प्रकार है पत्रक स्वरूप।
कौन सा है भाई साहब, एक पत्रक स्वरूप है, और इस पत्रक को हमेशा एक कार्ड के रूप में जानते हैं, है ना। तो ये परंपरागत रूप से 3 प्रकार का था, पुस्तक, पंजिका, ठीक है, और पुलंदानुमा स्वरूप और पत्रक स्वरूप। उसके बाद अपरंपरागत की यदि बात करूं तो अपरंपरागत रूप जो होता है आपका टोटल ही क्या होता है, एक कंप्यूटरीकृत होता है, याद रखना, कंप्यूटरीकृत होता है, ये हमेशा याद रखना, स्टार लगाना। जो है परंपरागत आपका जो भौतिक स्वरूप होगा वो हमेशा कंप्यूटर से ही शुरू होगा, ठीक है। अब ये भी 5 प्रकार का होता है, जैसे कि कंप्यूटरीकृत स्वरूप होता है, माइक्रोफोरम स्वरूप होता है, क्या होता है, माइक्रोफोरम। उसके बाद ओपेक है, उसके बाद भाई साहब आपका सीसीएफ प्रारूप है, उसके बाद मार्क प्रारूप है, क्या है, मार्क प्रारूप। तो ये इस प्रकार से इसके भौतिक स्वरूप के ये प्रकार है, इनके एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं भौतिक स्वरूप की परंपरागत की, किसकी, परंपरागत। परंपरागत में पहला क्या है आपका, वो है भाई साहब पुस्तक और पंजिका स्वरूप। क्या है, पुस्तक और एक पंजिका स्वरूप, पंजिका स्वरूप। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको भाई साहब, इंग्लिश में एक रजिस्टर के नाम से इसको जाना जाता है। देखो ये जो प्रणाली है पुस्तक और पंजिका स्वरूप, ये मुक्त द्वार प्रणाली को, मुक्त द्वार प्रणाली में ये अपनाई जाती है, याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ये जो प्रणाली है पुस्तक और पंजिका, किसमें, मुक्त द्वार प्रणाली, एक मुक्त द्वार प्रणाली है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो उसके बाद इसमें क्या है कि जो बड़े पुस्तकालय हैं आपके, उसमें सूचियों को मुद्रित करवा देते हैं, इसमें जो भी बड़े पुस्तकालय होंगे, ठीक है, इसमें सूचियों को क्या करवा लेंगे, एक मुद्रित करवा लेंगे, ठीक है ना। और जो छोटे पुस्तकालय होते हैं आपके, कौन कौन से भाई साहब, और जो छोटे पुस्तकालय होते हैं इनमें क्या होता है कि जो अपनी पाठ्य सामग्री होती है, पाठ्य सामग्री की जो भी सूचना होती है, पाठ्य सामग्री की जो भी सूचना होती है आपकी, पाठ्य सामग्री की जो भी सूचना होती है, इसको किस में लिख दिया जाता है, पंजियों में लिख दिया जाता है ना। तो किस में लिख जाता है, पंजियों में लिख ली जाती है। और भविष्य की यदि मैं बात करूं तो भविष्य में आने वाली पुस्तक की सूचना के लिए जगह भी रखा जाता है। और भविष्य की यदि मैं बात करूं तो भविष्य में हमेशा जो भी आपकी पुस्तक आएगी उसके लिए जगह भी रखेंगे, क्या रखेंगे, जगह। तो ये होती है आपकी पुस्तक और पंजिका स्वरूप। ये किस प्रणाली पर आधारित है, मुक्त द्वार प्रणाली पर आधारित है। इसमें जो भी आपके बड़े पुस्तकालय होते हैं उसको मुद्रित किया जाता है, और जो छोटे पुस्तकालय होते हैं उसको पाठ्य सामग्री में पंजियों में लिख लिया जाता है, और भविष्य के लिए स्थान छोड़ा जाता है, ठीक है, अगले पुस्तकालय के लिए। क्लियर। अगला जो है आपका, अब देखो इसके कुछ गुण और दोष है, ठीक है, ऐसे पुस्तक और पंजिका के क्या है, कुछ गुण और दोष है, उन गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यदि मैं इसकी इसकी गुण की बात कर लेता हूं कि इसका गुण क्या है पुस्तक और पंजिका का, ठीक है, गुण कौन कौन से हैं, तो देखो ये क्या है, ये विधि क्या है आपकी, एक सरल, कैसी विधि है, ये एक सरल विधि है, ठीक है ना। और ये जो विधि है ये एक ही पृष्ठ पर लिखी जाती है। ये विधि क्या होती है, पहली चीज तो ये सरल है, दूसरी चीज क्या होती है, ये एक ही पृष्ठ पर लिखी जाती है, याद रखना, ये एक ही पृष्ठ पर लिखी जाती है, ये इसका गुण है। और इसका जो अवलोकन किया जाता है वो समय के साथ इसमें क्या होता है, समय के साथ श्रम भी बच जाता है। इसको इसके सूची रजिस्टर को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, जो भी आपका रजिस्टर होता है इस रजिस्टर को हम कहीं भी ले जा सकते हैं,
ठीक है ना। और अन्य सूची की अपेक्षा ये कम स्थान घेरती है। अन्य सूची की अपेक्षा क्या करती है, ये कम स्थान घेरती है। ठीक है। पुस्तकालय सहयोग में महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। पुस्तकालय सहयोग में महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। और सूची मुद्रित कराकर बेचने पर पुस्तकालय को आमदनी होती है। याद रख लेना, सूची मुद्रित करा करके इसको बेचने पर पुस्तकालय को क्या होती है, आमदनी होती है। ये इसके गुण थे, है ना। गुण की बात करूं तो ये सरल विधि है, ये एक ही पृष्ठ पर लिखी जाती है। और इसमें जो भी रजिस्टर होता है आपका, उस रजिस्टर को कहीं भी ले जाया जा सकता है ना। और इसका जो उपयोग होता है, अन्य सूचियों की अपेक्षा ये कम स्थान घेरती है। और ठीक है ना, ये सारे इसके गुण थे, सरल है, एक ही पृष्ठ पर रजिस्टर को कहीं भी ले जाया जा सकता है, कम स्थान घेरती है, ठीक है ना। और इससे आमदनी भी होती है। इसके दोष की यदि मैं बात करूं, भाई दोष भी होते हैं कहीं कहीं। तो देखो, दोष इसका सबसे बड़ा यही होता है कि इसका अप टू डेट नहीं रह पाना। सबसे बड़ा दोष तो इसका यही रहता है कि इसका इस सूची का अप टू डेट नहीं रह पाना, अप टू डेट नहीं रह पाना, ठीक है ना। और जो आपकी नवीन पुस्तक होती है उसको सूची में उचित स्थान नहीं मिल पाता। जो भी आपकी नवीन पुस्तक आएगी उसको सूची में स्थान नहीं मिलेगा, हमेशा याद रख लेना। जो भी आपकी नवीन पुस्तक होगी उसको सूची में स्थान कोई नहीं मिलेगा। दूसरी चीज इसमें यह होती है कि भाई साहब, और नवीन पुस्तक की सूचियां उनके उपयुक्त स्थान पर व्यवस्थित नहीं हो पाती हैं। मुद्रित सूची में काफी समय तथा धन खर्च होता है। जो भी आपकी मुद्रित सूची होती है इसमें काफी धन तथा समय खर्च होता है, या पैसा भी इसमें ज्यादा लगता है। और निरंतर इसका उपयोग करते करते इसके क्या होते हैं भाई साहब, पृष्ठ फूल जाते हैं। क्या फूल जाते हैं, आपके पृष्ठ फूल जाते हैं, ये याद रख लेना। और एक ही पंजी में लिखा होने के कारण एक बार में एक ही पाठक पंजी दे सकता है। और ये एक ही पंजी में लिखा होता है, किसमें, एक ही पंजी में लिखा होता है। पंजी का मतलब होता है कि एक ही पृष्ठ होता है आपका, और वो एक ही पंजी का मतलब होता है एक ही राइटिंग में लिखा होता है। मतलब एक ही जो पाठक होता है, क्योंकि दो पाठक इसको नहीं पढ़ सकते। पंजी का मतलब होता है एक छोटा रूप, तो इसको एक ही पाठक पढ़ सकता है ना, ये याद है। तो इसके दोष यही है कि सबसे पहले तो ये अप टू डेट नहीं रहती, ठीक है। नवीन जो पुस्तक होती है इसको इसमें हम वर्गीकृत नहीं कर सकते, या इसमें हम नहीं रख सकते, ठीक है। ये सारे इसके क्या है, एक दोष थे। अगला बात कर लेता हूं मैं पुलंदानुमा स्वरूप। इसकी बात कर लेता हूं, पुलंदानुमा स्वरूप। अगली परंपरागत स्वरूप में आपकी अगली जो सूची है वो है पुलिंदानुमा स्वरूप। क्या है, पुलिंदानुमा स्वरूप। पुलिंदानुमा स्वरूप। अब देखो, पुलिंदानुमा जो स्वरूप है ये क्या है। देखो, सूची के इस स्वरूप की प्रविष्टियों का जो निर्माण है, ठीक है, सूची की इस प्रविष्टि का जो निर्माण है वो हमेशा याद रख लेना। इसका जो निर्माण है ना, पुलिंदानुमा सूची का प्रविष्टियों का निर्माण जो होता है वो एक कागज का टुकड़ा होता है। मान के चलो ये कागज का टुकड़ा है, और ये 6x4 इंच के माप पर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कागज के बने पत्रक कार्ड पर होता है। इसके बाईं ओर दो छेद होते हैं, हमेशा याद रख लेना। इसके बाईं ओर दो छेद होते हैं, मान के चलो इसके बाईं ओर दो छेद होते हैं, ये ठीक है। ये बाईं ओर दो छेद कहीं भी होंगे इसके, याद रख लेना। उसके बाद इसमें क्या होता है भाई साहब, और ये एक मजबूत गत्ते वाली फाइल में रखी जाती है, गत्ते वाली फाइल में रखी जाती है। और इसमें जितनी भी आपकी समस्त प्रविष्टियां होती है,
क्या होती है भाई साहब? समस्त प्रविष्टियां जो होती हैं, इन समस्त प्रविष्टियों को यांगिक विधि से एक साथ बांधकर, किस विधि से? एक यांगिक विधि होती है, तो इस यांगिक विधि से एक साथ बांधकर रखा जाता है। ठीक है, चलो। प्रत्येक फाइल की पीठ पर एक संकेत लिखा गया होता है। प्रत्येक फाइल की इस पीठ पर, इस पीठ पर एक संकेत लिखा होता है, और ये संकेत किसका होता है? जिसमें खंड में सम्मिलित विषय सामग्री के बारे में लिखा गया होता है। ठीक है, इस पीठ पर एक संकेत लिखा गया होता है, जो कि इसमें विषय सामग्री के बारे में लिखा गया होता है। किसके बारे में? जो भी आपकी विषय सामग्री होती है ना, उसके बारे में लिखा होता है। ठीक है, इसमें पुलिंदा खोलकर आवश्यकता अनुसार नवीन प्रविष्टियों को जोड़ा जा सकता है। हमेशा याद रखना, इसमें नवीन प्रविष्टियों को जोड़ा जा सकता है, मतलब कोई भी नवीन पार्ट इसमें जोड़ सकते हैं, नवीन प्रविष्टियों को इसमें जोड़ा जाता है, या नया पृष्ठ इसमें जोड़ सकते हैं आसानी से, और जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके भी कुछ गुण दोष है, फटाफट जान लीजिए। इसके भी कुछ गुण और दोष है ना। इसका गुण क्या है? अभी हमने पहला पढ़ा है कि इसमें मुद्रित और पत्रक सूची दोनों के गुण होते हैं। हमेशा याद रखते ना, इसमें इस सूची में मुद्रित और पत्रक, इन दोनों के गुण होते हैं। ठीक है ना, याद रख लेना। मुद्रित सूची होती है, मुद्रित सूची कौन सी थी, और पत्रक जो सूची होती है, इन दोनों के इसमें गुण होते हैं। किसमें? पुलिंदानुमा स्वरूप में। हमेशा याद रख लेना, पहला गुण तो ये है इसका। दूसरा, ये जो प्रणाली होती है पुस्तक जैसी ही होती है। प्रविष्टियों के समावेश तथा निकालने की सुविधा पत्रक सूची के समान होती है। ठीक है, हमेशा याद रख लेना, मैंने पहले भी बता दिया गया है कि इसमें जो नवीन प्रविष्टियां होती हैं उनका समावेश आसानी से कर सकते हैं। जो भी आपकी नवीन प्रविष्टियां होती हैं, ये नवीन प्रविष्टियां हैं, इनका समावेश आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमेशा अप टू डेट रखा जा सकता है ना। इसको हमेशा अप टू डेट रखा जा सकता है। ठीक है, और इससे पहले हमने जो सूची पढ़ी थी आपकी, वो थी रजिस्टर वाली, जिसको अप टू डेट नहीं रख सकते थे। ठीक है, और इसको हमेशा अप टू डेट रखा जा सकता है, पुलिंदानुमा सूची को। ये कम खर्चीला होता है। ये क्या होता है वैसा? कम खर्चीला होता है ना। ये कम खर्चीला होता है, ये स्थान कम गिरती है। यह क्या करती है? स्थान कम गिरती है, जबकि हमने इससे पहले जो पढ़ी है वो स्थान ज्यादा गिरती थी। ठीक है, एक साथ कई पाठक इसका उपयोग कर सकते हैं। एक साथ कई जो पाठक हैं इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो देखो, इससे पहले हमने जो रजिस्टर पढ़ा था, ठीक है ना, रजिस्टर पढ़ा था ना। रजिस्टर का मतलब जो आपकी पुस्तक और पंजिका जो स्वरूप पढ़ा था, उसमें ये क्या थे उसके? ये सारे दोस्त थे। दोस्त किसके? पत्र उसके, पुस्तिका के। और इस पुलिंदानुमा के ये क्या है? इसके गुण है। क्या है? गुण है कि ये अप टू डेट रहती है, कम खर्चीली है, स्थान कम गिरती है, एक से ज्यादा पाठक इसका यूज कर सकते हैं आसानी से। अब इसके दोष की यदि मैं बात करूं कि इसके दोष क्या है, फटाफट देख लो। इस सूची के स्वरूप के कौन कौन से दोष हैं ये भी देख लो। इस सूची में प्रविष्टियों को समावेश करने, जो भी आपकी प्रविष्टियां होती हैं भाई साहब, इन प्रविष्टियों को समावेशित करने और निकालने में अधिक समय लगता है। प्रविष्टियों को निकालने में अधिक समय लगता है। क्या लगता है? अधिक समय लगता है। ये हमेशा याद रख लेना। पृष्ठ का जो माप होता है वो 6x4 का होता है, वो हमने पहले जान लिया है। पृष्ठ का माप कितना होता है? 6x4 का होने के कारण इसका जो अधिकांश भाग है वो खाली रह जाता है। अधिकांश भाग कैसा रह जाता है? खाली रह जाता है, ये याद रख लेना। उसके बाद ये कम टिकाऊ है। क्या है भाई साहब? ये एक कम टिकाऊ है। उसके बाद निरंतर उपयोग से इसका पृष्ठ फट जाता है।
नृत्य उपयोग से इसका जो पृष्ठ है वो फट जाता है। ठीक है, याद रख लेना। और ये सरकारी या संघ सूची के लिए अनुपयोगी है। ये सरकारी तथा संघ सूची के लिए अनुपयोगी है। तो जो हमने रजिस्टर्ड जो सूची थी, ठीक है, उसके जो हमने दोष पढ़े थे, दोष वो इसके गुण है। ठीक है, अब देख सिंपल सी भाषा है, ज्यादा तो कुछ है नहीं। ठीक है, प्रविष्टियां निकालने में अधिक कठिनाई होती है, अधिक खर्चीला भी है ये। ठीक है ना। और जो 6x4 का इसका जो पृष्ठ है वो अधिकांश भाग इसका खाली रह जाता है, ये इसके दोष है पुलिंदानुमा के। ठीक है, अगली जो सूची है आपकी वो है भाई साहब पत्रक स्वरूप। कौन सी सूची है? पत्रक स्वरूप है। पत्रक स्वरूप जो सूची है ये क्या है? अब पढ़ेंगे हम पत्रक सूची भाई साहब। तो ये जो पत्रक सूची है आपकी, ये पत्रक जो सूची है आपकी, ये कैसी है? एक आधुनिक सूची है। कैसी है? ये एक आधुनिक सूची है, याद रख लेना। कैसी सूची है भाई साहब? आधुनिक सूची है। इस सूची का जो जन्म हुआ है वो फ्रांस में हुआ है। इस सूची का यदि जन्म की यदि मैं बात करूं, जन्म इसका फ्रांस में हुआ है। ठीक है ना। और कब हुआ? 18वीं सदी के अंत में। कब हुआ है भाई साहब? 18वीं सदी के अंत में इसका जन्म हुआ है, याद रख लेना। विश्व के सभी आधुनिक पुस्तकालयों में यह स्वरूप अद्भुत कार्यशीलता, अपटूडेट रहने के कारण सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो विश्व में भी ये लोकप्रिय है भाई साहब, क्योंकि अपटूडेट रहती है। ठीक है ना। इसकी माप की यदि मैं बात करूं कि इसकी माप कितनी है पत्रक स्वरूप की, वो है 5x3। क्या है? 5x3 है। तो माप का एक सुदृढ़ पत्रक होता है, मतलब एक पत्रक होता है 5x3 का। ठीक है, या मैं ऐसे बात कर लेता हूं, ये 5 है, ये 5 है और ये 3। तो ये एक पत्रक होता है जिसमें नीचे की ओर बीच में एक छेद होता है। इस नीचे की ओर बीच में क्या होता है? एक छेद होता है, यहाँ पर याद रख लेना। बीच में क्या होता है? छेद होता है। और इस पत्रक पर प्रविष्टियों का निर्माण किया जाता है। इस पत्रक पर किन का निर्माण किया जाता है? प्रविष्टियों का निर्माण किया जाता है, याद रख लेना। सामान्यतः एक पत्रक में एक ही प्रविष्टि बनाए जाते हैं, और इसमें एक पत्रक है, मान के चलो ये क्या है? एक पत्रक है, तो इसमें एक ही प्रविष्टि बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? एक ही प्रविष्टि का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, प्रविष्टि में हस्तलिखित अथवा टंकित होता है। प्रविष्टि को किसी भी वांछित क्रम में, कोई भी प्रविष्टि होती है उस प्रविष्टि को वांछित क्रम में लकड़ी तथा धातु के दराज में व्यवस्थित किया जाता है। जो भी आपकी प्रविष्टि होती है, ये क्या है? पूरी आपकी प्रविष्टि है, इसको क्या क्या किया जाता है? कोई भी लकड़ी है ना, कोई लकड़ी है तथा धातु के दराज में व्यवस्थित किया जाता है। कोई लकड़ी, ये लकड़ी है, लकड़ी का दराज है, तो इसमें इसको व्यवस्थित कर दिया जाएगा। ठीक है ना, याद रख लेना। और इसमें लोहे अथवा पीतल का एक छड़ बना रहता है। इसमें लोहे तथा पीतल का क्या होता है? एक छड़ होता है, याद रख लेना। और छड़ के बाहर वाले सिरे पर एक पेचदार गुंडी लगी होती है। इसके बाहर वाले सिरे पर एक क्या लगी होती है? एक पेचदार गुंडी लगी हुई होती है। ठीक है, चलो उस छड़ में पत्रक को लगा दिया जाता है। अब इस छड़ में क्या करेंगे? हम इस पत्रक को लगा देंगे सीधे, ऐसे इस पत्रक को लगा देंगे। ठीक है, चलो। दराज के ऊपर वर्ण अक्षर में समाहित विषयों की सूची के विषयों को अंकित कर दिया जाता है। दराज के ऊपर वर्ण अक्षर में समाहित विषयों की सूची, है ना, विषयों को अंकित कर दिया जाता है, जिससे पाठक को आसानी होती है। इसमें विषयों को अंकित कर दिया जाता है। किसको? विषयों को अंकित कर दिया जाता है, जिससे पाठक को सुविधा होती है, जिसे पत्रक मंजूषा कहते हैं। ठीक है, तो ज्यादा चीजें तो आप इसमें पत्रक सूची में याद मत रखना। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो चीज है वो ये कितने माप की होती है? 5x3 की होती है। इसका जन्म फ्रांस में हुआ था, 18वीं सदी के अंत में हुआ था। इसका उपयोग जो किया जाता है वो आधुनिक तौर पर किया जाता है।
इसमें एक पत्रक में सिर्फ एक ही प्रविष्टि को रखा जा सकता है, ये हमेशा याद रख लेना। इस प्रविष्टि का उपयोग हम एक लकड़ी के पत्ते पर इसको लगाया जाता है। इसमें एक पेचीदार घुंडी होती है जो कि किसी भी लकड़ी या लोहे की छड़ से ये लगी हुई होती है। ठीक है, ज्यादा चीजें तो इसमें है नहीं। चलो आगे देखो, इसके गुणों के बारे में यदि मैं बात करूं कि भाई साहब इसके गुण क्या है, इसके गुणों के बारे में यदि मैं बात करूं कि इसकी गुण क्या है भाई साहब। ठीक है, देखो इस सूची का सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण गुण इसकी अत्यधिक ग्राह्यशीलता है। यदि मैं इस सूची, ठीक है, इस पत्रक का सबसे महत्वपूर्ण गुण की बात करूं तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होता है वो होता है ग्राह्यशीलता। क्या होता है भाई साहब? ग्राह्यशीलता होता है। ग्राह्यशीलता के बारे में हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, पढ़ चुके हैं पहले, है ना, पहले चैप्टर में। चलो ग्राह्यशीलता के बारे में पहले पढ़ चुके। ग्राह्यशीलता किसकी विशेषता है बताओ? अंकन की। किसकी विशेषता है भाई साहब? अंकन की विशेषता है, ये आपको पता होगा पहले से। ठीक है, चलो इस विशेषताओं में बिना किसी हेरफेर के नवीन सामग्रियों की प्रविष्टियों को यथास्थान सरलता से समावेश किया जा सकता है। ठीक है, जो भी आपकी नवीन सामग्री होती है, उस नवीन सामग्रियों की जो भी प्रविष्टियां होती हैं उनको एक स्थान सरलता से समावेश कर लिया जाता है। यह आवश्यकता अनुसार निकाल भी सकते हैं इसको आसानी से। यह हमेशा क्रम में परिवर्तन की सुविधा के कारण हमेशा अप टू डेट बनाए रखती है। ये भी हमेशा अप टू डेट रहती है, हमेशा याद रख लेना। ये स्वरूप अन्य स्वरूप की तुलना में टिका हुआ है, याद रख लेना। ये जो स्वरूप है आपका पत्रक सूची, ये स्वरूप अन्य स्वरूप की तुलना में सबसे क्या है? टिकाऊपन है। ठीक है, तथा पाठकों के निरंतर उपयोग के बाद ये खराब नहीं होता। जब भी हम इसका उपयोग करेंगे तो ये कभी भी खराब नहीं होगा, मतलब जल्दी खराब नहीं होगा। अनेक पाठक एक साथ इसका उपयोग कर सकते हैं, याद रखना। अनेक पाठक इसका एक साथ उपयोग कर सकते हैं। जबकि हमने पहले जो स्वरूप पढ़ा है, भौतिक स्वरूप पढ़ा है आपका, कौन सा? रजिस्टर्ड जो पढ़ा है आपने पुस्तक और जो पंजिका स्वरूप पढ़ा है, उसमें क्या हुआ बताओ? उसमें हमने क्या पढ़ा है? उसमें हमने यही तो पढ़ा था कि उसका सिर्फ इसका मतलब एक ही पाठक यूज कर सकता था उसको। फिर आपकी पुनर्निर्माण आती है, उसको एक से अधिक पाठक यूज कर सकते थे। और लास्ट में पत्रक जो सूची है आपको, इसमें एक से अधिक जो भी पाठक होते हैं, दो या दो से अधिक पाठक इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस स्वरूप की मान्यता प्राप्त होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका विकास किया जाता है। ठीक है, दोष की यदि बात करूं तो दोष तो ज्यादा है नहीं है, लेकिन वो ये पाठक का अधिक समय नष्ट होता है इसमें, हमेशा याद रख लेना। पाठक का अधिक समय, इसमें जो भी आपका पाठक होता है, इस पाठक का क्या होता है भाई साहब? अधिक समय इसमें नष्ट होता है। इसमें क्या होता है? अधिक समय इसमें नष्ट होता है पाठक का। पत्रक मंजूषा अत्यधिक स्थान गिरती है, और ये क्या करती है भाई साहब? स्थान बहुत ज्यादा गिरती है। स्थान बहुत ज्यादा गिरती है। सबसे कम स्थान कौन सी गिरती थी बताओ? पुलिंदानुमा स्वरूप, है ना। लेकिन ये सबसे ज्यादा स्थान गिरती है पत्रक सूची। ठीक है, ये खर्चीला है। इसमें दराज, क्षण, पत्रक, पीटी आदि काफी महंगे होते हैं। ये खर्चीला तो है ये भाई साहब, और खर्चीला है तो उपयोग भी तो अधिक है इसका। ठीक है, इसमें समय और श्रम अधिक लगता है। इसमें जो भी आपका समय है, श्रम है, वो सबसे ज्यादा लगता है, क्योंकि एक बार में केवल एक ही प्रति निर्मित की जाती है ना। पाठकों द्वारा पत्रक निकालने या नष्ट करने का डर बना रहता है। ठीक है, जो भी पाठक होते हैं आपको, ठीक है, इससे जो भी हम पत्रक निकालेंगे तो पाठकों को हमेशा डर लगा रहता है। ठीक है, तो ये इसके दोष थे। तो पत्रक स्वरूप के गुण भी हो गए, दोष भी हो गए। तो हमने क्या किया भाई साहब? जो भी आपकी पुस्तक तथा पंजिका स्वरूप थे, इसके गुण दोष कंप्लीट हुए। पुलंदानुमा स्वरूप के गुण दोष कंप्लीट हुए, इसकी माप याद रख लेना। उसके बाद पत्रक सूची की बात करूं तो पत्रक सूची तो के बारे में आप पढ़ ही लगे। इसका जन्म फ्रांस में हुआ है। 5x3 माप की होती है ये।
ठीक है ना। इसमें पेचदार घुंडी लगी हुई होती है, लकड़ी के पत्ते में लगा हुआ होता है ये जो भी पत्रक है आपका। ठीक है, अप टू डेट रहता है हमेशा। समय ज्यादा लगता है लेकिन एक से अधिक पाठक इसका यूज भी कर सकते हैं आसानी से। तो इस प्रकार से हमने ये परंपरागत स्वरूप के बारे में कंप्लीट जाना। अब है आपका अपरंपरागत स्वरूप। जब अपरंपरागत स्वरूप आ जाता है तो हमेशा याद रख लेना, या तो कंप्यूटर के रूप में होगी आपकी जो भी सूची होगी, या फिर भाई साहब माइक्रोफॉर्म के रूप में, ओपेक के रूप में, या फिर ऑनलाइन भी हो सकती है। ठीक है, याद रख लेना। चलो अगला है भाई साहब इसका अपरंपरागत जो भी स्वरूप है उसमें कंप्यूटरीकृत स्वरूप है। देखो कंप्यूटर स्वरूप क्या है, सूची का कंप्यूटरीकृत स्वरूप नवीन स्वरूप है। सूची का कंप्यूटर स्वरूप क्या है भाई साहब, पहली चीज तो ये क्या है, एक नवीन स्वरूप है, ये हमेशा याद रख लेना। इसकी जो शुरुआत है वो 1960 में प्रारंभ हुई। इसकी शुरुआत की बात करूं तो इसकी शुरुआत 1960 के प्रारंभ में हुई थी। इसमें प्रविष्टि को कंप्यूटर में समाविष्ट किया जाता है। इसमें जो भी आपकी जो प्रविष्टि होती है भाई साहब, इस प्रविष्टि को किसमें समाहित किया जाता है, इस कंप्यूटर में समाहित कर लिया जाता है। ठीक है, किसमें समाहित किया जाता है, कंप्यूटर में समाहित किया जाता है। यह ऑनलाइन सूची ये काफी कम जगह में बृहत मात्रा में प्रविष्टि समाहित किया जाता है। इसको काफी कम जगह की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, कंप्यूटर में तो कम जगह की आवश्यकता होती है। यह ऑनलाइन सूची के लिए भी सहायक है। ये क्या है, इसको हम ऑनलाइन सूची के नाम से भी जाना जाता है। तो ज्यादा चीजें इसके बारे में देखनी नहीं है। ये एक नवीन सूची है, 1960 के प्रारंभ में आई। इसकी जो प्रविष्टियां होती है कंप्यूटर में कराई जाती है, कम जगह घेरती है। ऑनलाइन भी इसका संस्करण है। अब इसके कुछ गुण है, गुण के बारे में फटाफट जान लीजिए कि वास्तव में भाई साहब इसके गुण क्या है। तो देखो, इस सूची में अप टू डेट रखना आसान होता है ना। अप टू डेट तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये कम खर्चीला, नष्ट होने वाला नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है भाई साहब, ये कम खर्चीला है, पहले भी पढ़ चुके हैं, कम खर्चीला है ये। ठीक है ना, वो तो ज्यादा खर्चीला थे पहले वाले जो कंप्यूटरकृत नहीं थे। चलो उसके बाद इसमें और क्या है, ये ऑनलाइन सूची निर्माण में सहायक होता है। ये किस में सहायक होता है, ऑनलाइन, इसमें ऑनलाइन सूची निर्माण में सहायक होता है। ठीक है ना, और इसमें इंटरनेट के माध्यम से नेटवर्क से जुड़ना आसान होता है। इसको इंटरनेट से भी आराम से जोड़ सकते हैं, है ना। जब कंप्यूटर कराता है तो इसको आसानी से इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। और इसे एक बार सूची तैयार करने में ही समय या श्रम लगता है। इसको क्या होता है, एक बार ही सूची को तैयार करने में क्या होता है, श्रम ज्यादा लगता है। ठीक है ना, दोबारा तैयार करने में काफी आसान है। दोबारा जब इसको तैयार करेंगे तो काफी आसान हो जाती है। तो जैसे गुड़ थे, देख लीजिए, ये अप टू डेट रहती है, कम खर्चीली होती है, इंटरनेट का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। एक बार इसको आसानी से श्रम लगता है इसको आसानी से, और दोबारा इसको आसानी से हम कंप्यूटरीकृत कर सकते हैं। तो ये इसके गुण थे, कोई सिंपल गुण थे, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। उसके बाद इसके अपगुण की यदि मैं बात करूं, अपगुण की बात करूं भाई साहब, इसके अपगुण कौन कौन से होते हैं वो भी जान लीजिए। पाठक को सूची की जानकारी के लिए कंप्यूटर की जानकारी आवश्यक है। ठीक है, जब हम पाठक को सूची की तैयारी, है ना, जब हम पाठक को सूची की जानकारी के लिए क्या जानकारी है। ठीक है, जब तक पाठक को सूची की जानकारी नहीं होगी, है ना, तो वो कंप्यूटर के बारे में कैसे जान सकता है ना। पहले कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी आवश्यक होती है। पाठक को कंप्यूटर की जानकारी भी चाहिए ना, तभी तो वो कंप्यूटर सूची के बारे में जान सकता है। ठीक है, चलो, डिजिटल डिवाइड की समस्या सामने आती है। जो भी आपकी डिजिटल डिवाइड है उसकी समस्या सामने आती है इसमें। शुरुआत में कंप्यूटर, पुस्तकालय, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर आदि की व्यवस्था करना महंगा होता है। ठीक है, शुरुआत में जो भी आपका कंप्यूटर होता है, जो भी सॉफ्टवेयर होता है, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर, प्रिंटर होता है, उसको व्यवस्था करना महंगा होता है। कभी कभी कंप्यूटर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की समस्या के कारण इसके सर्वथा नष्ट होने की आशंका रहती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कंप्यूटर में जो भी आपके हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं,
इनकी समस्या यदि इसमें इनमें आ गई तो इसे को नष्ट होने की आशंका भी इसकी रहती है। क्या रहती है? नष्ट रहने की आशंका भी इसमें बनी रहती है, याद रख लेना। ठीक है, तो इसके गुण की यदि मैं बात करूं तो अप टू डेट, कम खर्चीली इंटरनेट, और इसके अपगुण की यदि मैं बात करूं तो भाई साहब इसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है, क्योंकि इसके लिए कंप्यूटर तैयार करना होता है, कंप्यूटर लाना पड़ता है, फिर इसके पुस्तकालय जो भी सॉफ्टवेयर है, उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में भी समस्या आ जाने पर ये क्या होती है, नष्ट भी हो सकती है ये स्वरूप। उसके बाद दूसरा जो स्वरूप है आपका है माइक्रोफोरम स्वरूप। कौन सा है भाई साहब? माइक्रोफोरम स्वरूप। माइक्रोफॉर्म स्वरूप। अब देखो ये है माइक्रोफॉर्म स्वरूप। माइक्रोफॉर्म स्वरूप क्या है भाई साहब? ये कंप्यूटरीकृत स्वरूप का ही एक स्वरूप है। ठीक है, कंप्यूटर पर ही आधारित है, हमेशा याद रख लेना। जो भी माइक्रोफॉर्म है इसमें भी विषय प्रविष्टि को कंप्यूटर में समाविष्ट किया जाता है। इसमें भी जो आपकी विषय प्रविष्टि होती है ना, इसको कंप्यूटर में समाहित किया जाता है। इसमें काफी कम जगह में बहुत मात्रा में प्रविष्टि समाहित किया जा सकता है। काफी कम जगह में और बहुत मात्रा में हम प्रविष्टि को समाहित कर सकते हैं। ये ऑनलाइन सूची के लिए सहायक है। ये भी किसके लिए है? ये भी ऑनलाइन सूची के लिए सहायक है। ठीक है, उसके बाद इसके कई रूप होते हैं, जैसे डिस्क है। इसके कई रूप होते हैं माइक्रोफोरम के, जैसे डिस्क है आपकी, क्या है? डिस्क है, सीडी रोम है, ठीक है, आदि चीजें। इसके गुण और दोष कंप्यूटर स्वरूप की तरह है। तो इसके गुण दोषों की बात करेंगे तो वही कंप्यूटर के जो गुण दोष है वही इसके गुण है माइक्रोफोरम के। ठीक है, डिस्क और सीडी रोम याद रख लेना, माइक्रोफोरम। उसके बाद तीसरा जो इसका स्वरूप है परंपरागत का, वो है ओपेक। क्या है? ओपेक। देखो भाई साहब, यदि मैं ओपेक के बारे में बात कर लेता हूं, ओपेक, ओपेक क्या है? ओपेक को ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगी के नाम से जाना जाता है। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगी, कैटालॉगी। ठीक है, देखो सूची की सबसे नवीनतम और परिष्कृत स्वरूप है। ये सूची का क्या है? एक सबसे नवीनतम स्वरूप है। क्या है? सबसे नवीनतम स्वरूप है, नवीनतम स्वरूप है। ठीक है, इसमें सूचना कंप्यूटर में स्टोर रहता है। इसमें जो भी आपकी सूचना होती है, जो भी आपकी सूचना होती है वो कंप्यूटर में स्टोर होती है। ठीक है, और टीवी स्क्रीन पर प्रदर्शित कराया जा सकता है। इस सूचना को टीवी स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके अलावा इसे इंटरनेट पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। इस ओपेक को, इस सूचना को इंटरनेट पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ओपेक रियल टाइम इंटरेक्टिव, ओपेक जो है आपका, ये क्या है? एक रियल टाइम इंटरेक्टिव, रियल टाइम इंटरेक्टिव रिट्राइवल सिस्टम। क्या है? रिट्राइवल सिस्टम है। क्या है? रिट्राइवल सिस्टम है, कहलाता है। तो ओपेक को हम रियल टाइम इंटरेक्टिव रिट्राइवल सिस्टम कहते हैं। अर्थात यह सेवा पाठक के लिए किसी समय कभी भी उपलब्ध हो सकती है। ये जो सेवा होती है ना, ये जो सेवा होती है ओपेक की, ये पाठक के लिए कभी भी उपलब्ध हो सकती है। ठीक है, चलो। और किसी भी समय पाठक पुस्तकालय सूची की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ओपेक एक त्वरित सूचना सेवा है। क्या है? एक त्वरित सूचना सेवा है। ठीक है, चलो अगला इसका गुण और दोष।
ओपेक के गुण, ये हम कहा आ रही सही। इसमें सूची के प्रिंट आउट को आउटपुट माध्यम से आसानी से निकाला जा सकता है। जो भी आपका सूची का सूची के जो भी प्रिंट है उस प्रिंट को आउटपुट के माध्यम से आसानी से निकाला जा सकता है। इसमें संघ सूची का निर्माण आसानी से होता है। जो भी आपकी संघ सूची होती है, इस संघ सूची का जो भी निर्माण है वो आसानी से होता है। इसमें पाठक आसानी से अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय सूची देख सकता है। जो भी आपका पाठक है भाई साहब, अपनी सुविधा के अनुसार इस सूची में आसानी से देख सकता है, पढ़ सकता है। नई चीज जोड़ने तथा निकालने की सुविधा है। इसमें जो भी आपकी नई चीज है, मान के चलो कोई भी है, तो उसको उसमें जोड़ने और निकालने की सुविधा है। जोड़ने व निकालने की क्या है, सुविधा है। सीआरटी तकनीक का विभिन्न जगहों पर एक साथ प्रदर्शन करना। जो भी आपकी इसमें एक सीआरटी तकनीक होती है, क्या होती है, सीआरटी जो भी तकनीक है आपकी इसमें, तो इसको विभिन्न जगहों पर एक साथ इसका प्रदर्शन किया जा सकता है। एक साथ इसका हम प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये ओपेक के गुण थे भाई साहब। कौन कौन से गुण थे इसके, अप टू डेट ये रहती है, संघ सूची का निर्माण इसमें होता है, पाठक आसानी से सूची देख सकता है, निकाल सकता है, नई सूची इसमें कोई भी नई प्रोग्राम इसमें हम जोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें सीआरटी तकनीक का प्रयोग एक साथ किया जाता है। ठीक है, चलो इसके अवगुण के बारे में मैं बात करूं कि भाई साहब इसके अवगुण क्या है। देखो, इसके उपकरण जैसे कंप्यूटर आदि इतना महंगा होता है कि छोटे पुस्तकालयों के बजट में संभव नहीं है। इसके जो भी आपके उपकरण आते हैं ना, उपकरण क्या है, बहुत महंगे। क्या है, बहुत महंगे। ठीक है, इनको हम नहीं खरीद सकते। इसके उपयोग के लिए कंप्यूटर की जानकारी आवश्यक है। भाई इसका यदि हमको उपयोग करना है तो कंप्यूटर की जानकारी होना आवश्यक है। पाठक को सूची देखने के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, अतः यह साधारण पाठक के लिए उपयोगी है। तो इस प्रकार से हमने ओपेक के बारे में पढ़ा कि ओपेक क्या है, ओपेक की फुल फॉर्म के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ओपेक की फुल फॉर्म क्या है बताओ। ओपेक की जो भी आपकी फुल फॉर्म है वो क्या है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। चलो, ये तो हमने पढ़ा कि जो भी आपका भौतिक स्वरूप था, परंपरागत और अपरंपरागत जो भी स्वरूप थे, कंप्लीट टॉपिक किया। इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका वो है सहकारी एवं केंद्रीकृत सूचीकरण। क्या है, सहकारी सूचीकरण क्या है, संघ सूची क्या है, केंद्रीकृत सूची क्या है। लास्ट में जो टॉपिक है आपका वो उसमें अंतर, सहकारी और केंद्रीकृत सूचीकरण में अंतर। देखो, अगला जो टॉपिक है वो है सहकारी एवं केंद्रीकृत सूचीकरण। वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र में सहभागिता देखने को मिलती है। हमेशा याद रख लेना, वर्तमान समय में क्या देखने को मिलती है, सहभागिता देखने को मिलती है। और मानव से संबंधित शायद ही कोई एक ऐसा क्षेत्र हो जहां सहभागिता देखने को नहीं मिले। मानव से संबंधित ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां सहभागिता नहीं, सहभागिता नहीं है। वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र की तरह पुस्तकालयों में सहभागिता देखने को मिलती है। पुस्तकालय द्वारा भी अनेक तरह के कार्यों को सहभागिता के माध्यम से संपन्न किया जाता है। ठीक है, पुस्तकालय के माध्यम से अनेक कार्यों को सहभागिता के माध्यम से किया जाता है। इस प्रतियोगिता के युग में कोई भी पुस्तकालय पूर्ण नहीं हो सकता और
वे अपने मौजूद संसाधनों की सहभागिता के माध्यम से ही पाठकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं। यदि संसाधन हमारे पास होंगे तो इन संसाधन के द्वारा आसानी से हम पाठक को सहभागिता प्राप्त कर सकते हैं। संसाधन सहभागिता के बढ़ते प्रचलन के फलस्वरूप प्रसूचीकरण के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप सहभागिता सूचीकरण, संघ सूची, केंद्रीकृत सूचीकरण की अवधारणा का विकास हुआ। तो इस सहभागिता से किसका विकास हुआ भाई साहब? इस सहभागिता से आपकी एक तो संघ सूची का विकास हुआ, एक सहकारी सूचीकरण का विकास हुआ और एक आपके केंद्रीकृत सूची का विकास हुआ। तो ये 3 प्रकार की सूची का निर्माण किया गया। किसके निर्माण से? सहभागिता से। ठीक है, संघ सूची, सहकारी सूची और केंद्रीकृत सूची। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सहकारी सूचीकरण। ठीक है, कि ये जो आपकी सहकारी सूचीकरण है ये क्या है? सहकारी सूचीकरण, सहकारी सूचीकरण है क्या है? देखो, प्रत्येक पुस्तकालयों द्वारा पुस्तक क्रय के बाद परिग्रहण कार्य संपन्न किया जाता है। जब भी हम कोई भी पुस्तक बेचेंगे या खरीदेंगे तो क्या किया जाएगा? परिग्रहण के कार्य संपन्न किया जाता है। मतलब पुस्तक बेची जाती है। क्या की जाती है? पुस्तक बेची जाती है ना, और इससे हमको क्या प्राप्त होता है? पैसा। ठीक है, चलो। इसके उपरांत वर्गीकरण और सूचीकरण जैसे आवश्यक कार्य के लिए किए जाते हैं। इसके उपरांत जो भी आपके वर्गीकरण और सूचीकरण के कार्य किए जाते हैं। ठीक है, चलो। इस प्रकार सूचीकरण प्रत्येक पुस्तकालयों द्वारा किया जाने वाला एक श्रम साध्य कार्यक्रम है। जो भी हम सूचीकरण कर रहे हैं वो सूचीकरण प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा किया जाता है। जब कई पुस्तकालय द्वारा आपसी सहभागिता द्वारा यह प्रयास किया जाता है, जब आपके कई पुस्तकालय होते हैं, क्या होते हैं? जब कई पुस्तकालय आपके होते हैं तो इन कई पुस्तकालयों के द्वारा आपसी कार्य किया जाता है। ठीक है, जिनके द्वारा क्रय किए गए पुस्तकों का सहयोग और सहभागिता के माध्यम से सूचीकरण किया जाए तो वह सहकारी सूचीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एक सहकारी सूचीकरण कहलाता है। इसके द्वारा प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा अलग अलग श्रम से बेचा जा सकता है। इस प्रकार सहकारी सूचीकरण द्वारा स्वतंत्र पुस्तकालय अपने लाभार्थ सहयोग के लिए सूची के संकलन और निर्माण में सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके तहत अनेक पुस्तकालय एक केंद्रीय सूचीकरण विभाग की स्थापना कर उससे सामूहिक लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये होती है आपकी एक सहकारी सूचीकरण। उसके बाद है आपकी संघ सूची। क्या है संघ सूची? ये क्या है? थोड़ी है, थोड़ी में ज्यादा तो आपको पढ़ना ही है बस। अगला जो टॉपिक आपका है वो संघ सूची, यूनियन कैटालॉग। क्या है? संघ सूची, यूनियन कैटालॉग इसको बोला जाता है। ठीक है, संघ सूची का अर्थ है 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों द्वारा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक। कितने? 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों द्वारा अपने संग्रहों का सम्मिलित सूची के निर्माण से है। अपने संग्रहों का, किसका? संग्रहों का एक सम्मिलित सूची निर्माण से है। इसके तहत इसमें सहयोगी सभी पुस्तकालयों के संग्रहों को शामिल किया जाता है। याद रखना, इसमें इसके तहत जितने भी आपके पुस्तकालय है इन पुस्तकालयों के संग्रह को शामिल किया जाता है और एक सम्मिलित सूची बनाई जाती है। कैसी सूची बनाई जाती है? सम्मिलित सूची बनाई जाती है। यह सूची पुस्तकालय सहयोग को आधार प्रदान करता है, साथ ही उपयोगिता एवं सूचना सेवाओं की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और सूचनाप्रद होता है तथा उपभोक्ताओं को अन्य ग्रंथालय में उपलब्ध सूचना सामग्रियों को सूचना प्रदान करता है। लास्ट जो आपकी सूची है वो है केंद्रीकृत सूची। कौन सी? केंद्रीकृत सूची। केंद्रीकृत सूची
देखो केंद्रीकृत सूची क्या है। संघ सूची तो आपकी दो या दो से अधिक जो पुस्तकालय हैं उनमें जो भी संग्रह है उनको उनका निर्माण किया जाता है। जबकि केंद्रीकृत जो सूची है आपकी, उसमें कई सारे जो पुस्तकालय हैं आपके, उनके द्वारा अपने सेवाओं का विस्तार कई शाखाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इस केंद्रीकृत सूची में क्या होता है कि जो आपके कई सारे पुस्तकालय होते हैं, क्या होते हैं, कई सारे पुस्तकालय होते हैं। इनमें क्या होता है, कई शाखाओं के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। किनके द्वारा, कई शाखाओं के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है। चलो अगला देखो, परंतु पुस्तक खरीद तथा सूचियों का निर्माण केंद्रीय पुस्तकालयों द्वारा किया जाता है। परंतु जो हम पुस्तक खरीदते हैं और सूचियों का जो निर्माण किया जाता है वो केंद्रीकृत सूची के द्वारा किया जाता है। जो भी हम पुस्तक खरीदते हैं या बेचते हैं, उनका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, केंद्रीकृत सूची के द्वारा किया जाता है, जो केंद्रीकृत सूचीकरण कहलाता है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि प्राय सभी विश्वविद्यालयों में एक केंद्रीय पुस्तकालय होता है। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो जितने भी आपके विश्वविद्यालय हैं उनमें एक केंद्रीकृत पुस्तकालय होता है, और विश्वविद्यालय के अन्य कई विभाग के पुस्तकालयों के लिए इसके द्वारा पुस्तकों की खरीद की जाती है और सामूहिक तौर पर इसकी पुस्तकालय को भेज दिया जाता है। साथ ही केंद्रीकृत सूची भी प्रदान किया जाता है। ये केंद्रीकृत सूचीकरण का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके द्वारा पुस्तकालय सेवाओं का केंद्रीकरण किया जाता है तथा सभी शाखा पुस्तकालयों के सेवाओं का प्रवाह केंद्रीय पुस्तकालयों की ओर किया जाता है। ठीक है। चलो अगला देखो कि केंद्रीकृत सहकारी और केंद्रीकृत सूचीकरण में अंतर क्या है। अगला जो टॉपिक है आपका वो है सहकारी और केंद्रीकृत सूचीकरण में अंतर क्या है। ठीक है। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सहकारी और केंद्रीकृत सूचीकरण में अंतर क्या है। हालांकि दोनों तरह के सूचीकरण का उद्देश्य समान है। ये दोनों तरह की आपकी ये सूची है, इनका जो अंतर है वो क्या है, समान है। अंतर क्या है, इनमें समान है। ठीक है ना। परंतु इसमें कुछ मौलिक अंतर होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब, इसमें कुछ मौलिक अंतर होते हैं। मौलिक अंतर, इसके अंतर को इस प्रकार हम समझा जा सकते हैं। तो याद रखना है, इसमें सिर्फ सहकारी और केंद्रीकृत में अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्या है, एक मौलिक अंतर है। क्या है, एक मौलिक अंतर है, ये याद रख लेना। ठीक है ना। चलो अब देखो सहकारी पुस्तक क्या है, सहकारी सूचीकरण, और यह है आपका केंद्रीकृत सूचीकरण। केंद्रीकरण सूचीकरण। चलो सहकारी पुस्तकालय किसको कहेंगे, देखो जब कई पुस्तकालय द्वारा आपसी सहभागिता के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि जो भी उनके द्वारा क्रय किए गए पुस्तकों का सहयोग और सहभागिता के माध्यम से सूचीकरण किया जाए तो वह सहकारी सूचीकरण कहलाता है। ठीक है। जब भी आपके कई सारे पुस्तकालय होते हैं, इन कई पुस्तकालय द्वारा एक आपसी सहभागिता द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि जो भी क्रय किए गए पुस्तकों का सहयोग और सहभागिता के माध्यम से सूचीकरण किया जाए तो वह सहकारी सूचीकरण कहलाता है। ठीक है। अच्छा, केंद्रीकृत सूचीकरण क्या है, तो कई पुस्तकालय द्वारा अपनी सेवाओं का विस्तार, किनका, सेवाओं का विस्तार कई शाखाओं के द्वारा किया जाता है, परंतु उसके पुस्तक खरीद तथा सूचियों का निर्माण केंद्रीय पुस्तकालय द्वारा किया जाता है, जो केंद्रीकृत सूचीकरण कहलाता है। अब देखो सहकारी में इसमें कई पुस्तकालयों द्वारा आपस में सहयोग प्रदान कर इसका निर्माण किया जाता है। जो भी आपके कई सारे पुस्तकालय होते हैं उनका सहयोग प्राप्त किया जाता है, जिसमें सभी का बराबर योगदान होता है। ठीक है। जबकि जो केंद्रीकृत सूचीकरण होता है इसमें किसी का भी बराबर का योगदान नहीं रहता है। ठीक है। सहकारी सूचीकरण में सिर्फ सूचीकरण पर ही जोर दिया जाता है। इसमें हमेशा किस पर जोर दिया जाएगा, इस सूचीकरण पर ही जोर दिया जाएगा। जबकि केंद्रीकृत में क्या होता है कि इसके तहत
पुस्तक खरीद से लेकर हम जब तक पुस्तक को खरीदेंगे तो पुस्तक खरीद से लेकर के पुस्तक खरीद से लेकर के वर्गीकरण सूचीकरण जैसे कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसमें प्राय सूचीकरण कार्य जो होते हैं वो कई स्थानों पर होते हैं। इसमें कहाँ होते हैं? कई स्थानों पर इनका निर्माण किया जाता है। जबकि इसके तहत पुस्तक खरीद ले इसमें सभी प्रसूचीकरण कार्य एक ही केंद्रीय स्थानों पर संपन्न किए जाते हैं। सहकारी प्रसूचीकरण प्राय समान स्तर के पुस्तकालयों द्वारा किया जाता है। इसमें केंद्रीय पुस्तकालय अन्य से प्राय सभी स्तरों पर बड़ा होता है। इसके द्वारा प्रसूचीकरण कार्य को समन्वित किया जाता है और इसके द्वारा प्रसूचन कार्य को केंद्रीकृत किया जाता है। तो ये इसमें अंतर थे। तो आपका ये कैटालॉगी का पुस्तकालय सूची के जो भौतिक स्वरूप थे, ओपेक के बारे में हमने पढ़ा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। धन्यवाद, नमस्कार।